अस्सलाम वालेकुम। अब हमने करना है चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। अभी लास्ट इससे हमने पहले किया था चैप्टर नंबर 2 जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। मैंने आप लोगों को बताया था इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि कोई भी एंट्री टेस्ट आप दे दो ऐसा नहीं हो सकता कि उस चैप्टर में से सवाल ना आए। और स्पेशली उसका वो जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला सेक्शन है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उसके अंदर से लाजमी 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। वो आपका बहुत पक्का होना चाहिए, वो मुफ्त का नंबर आप नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा भी चैप्टर 2 इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर 60 MCQ है ना, उसमें से 10 चैप्टर 2 में से आ जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि उसके अंदर से इतने MCQs बन सकते हैं कुछ हद नहीं। और इस वजह से मैं उसके इतने MCQs आप लोगों को भेजूँगा भी। आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस होनी भी चाहिए कि आपका वो चैप्टर 2 का कोई MCQ गलत ना हो। फिर उसके बाद ये जो चैप्टर 5 है ना, ये भी इसी तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऐसे फार्मूलाज हैं, काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एंट्री टेस्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना आपके लिए, उन फार्मूलाज का याद होना, उन फार्मूलाज का यूज़ कैसे करना है, कब कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर मोशन, इसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ना क्या है, सारे वो मोशंस पढ़ने हैं जिसके अंदर कोई भी बॉडी एक सर्कल के अंदर इवॉल्व कर रही है, जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ों से थोड़ा हट जाएंगे। मतलब अगर हम लीनियर मोशन के अंदर ए पढ़ते थे एक्सेलरेशन, तो अब हम अल्फ़ा पढ़ेंगे। वी पढ़ते थे तो अब हम ओमेगा पढ़ेंगे। इस तरह थोड़ी नई चीज़ें आ जाएंगी, यूनिट्स थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियल लाइन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। अगर एक ऐसे बॉडी थी, ये बॉडी थी, वो यहाँ से यहाँ मूव की, इसने जो एंगल बनाया अपने पिछले वाले के साथ, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल को जब ये डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है बहुत, जैसे कि यहाँ से सिर्फ यहाँ पे आई ये डिस्प्लेसमेंट, तब तक ये वेक्टर कंसीडर होती है। लेकिन जैसे ही ये सिग्निफिकेंट हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, तब ये चेंज हो जाती है स्केलर के अंदर। सही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऐसा यूनिट है रेडियन। इसके ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं थीटा से। और अगर हम सर्कल की बात करें किसी, तो इसका फार्मूला होता है, किसी सर्कल में है तो S = r थीटा। S क्या है या L क्या है? द लेंथ जो हमने डिस्प्लेस की है, R के रेडियस ऑफ दैट सर्कल, और थीटा हमने रेडियन में हमेशा मेजर करना है। ठीक है। इसके और यूनिट्स भी हो सकते हैं जैसे डिग्री या रेवोल्यूशन। फिर अभी हमने बात कर ली थीटा की, जो बहुत ज़्यादा आना है इस चैप्टर के अंदर। फिर आता है ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह उसमें था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। फिर अगर हमने वेलोसिटी जो हमारे पास गिवन है, इसको देखना वो कितनी होगी इसके लिहाज से, तो वो होती है ओमेगा आर। अब ये भी आया था MCQ, ये वाला। उसने इसकी पूछा था ये किसके इक्वल है। नीचे ऑप्शंस के अंदर ना 2 थे, एक ऐसे भी लिखा हुआ था, ऐसे भी लिखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ऑप्शन लगा दिया। ये वाला ऑप्शन गलत था। असल में ऑप्शन ये है। क्यों गलत है? मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट, हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट की बात की थी। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने ध्यान रखना होता है ऑर्डर का, पहले ओमेगा आएगा, बाद में आर आएगा वेलोसिटी के अंदर। फिर इसके अंदर क्वेश्चन आता है एक टायर है जो कि ओमेगा से, जिसकी ओमेगा वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकंड। सही है। और उसका रेडियस है 5। तो उस क्या नाम है, साइकिल की कितनी स्पीड होएगी? साइकिल की स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा इंटू आर। बार बार मैं याद करा रहा हूँ, ओमेगा इंटू आर। इधर लिखेंगे 10 × 5, तो कितनी होएगी? 50 मीटर पर सेकंड। सही है। फिर अगली बात आती है अल्फ़ा की। अल्फ़ा क्या चीज़ है? अल्फ़ा है
एक्सेलरेशन, और ये होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी। और अगर हम इसको खोलें तो सॉरी खोलें नहीं, ये आया कैसे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। ए अल्फ़ा के अंदर अगर हम देखें ए को हम करें वी एफ माइनस वी आई होता है बाय टी, और ये किसके इक्वल है आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा एफ आई बाय टी। इधर से आर कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया डेल्टा ओमेगा बाय टी। तो हाँ यहाँ से हमें क्या पता चल गया अल्फ़ा ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा क्रॉस आर। ऐसे भी हम ए निकाल सकते हैं, जैसे हमने वी निकाला था ना उसी तरह हम ए भी निकाल सकते हैं। सही है। अब अगर तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगी, इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा इंक्रीज़ कर रहा है, वो चीज़ स्पीड अप कर रही है सर्कुलर मोशन के अंदर। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो इसका क्या मतलब है कि वो चीज़ स्लो डाउन कर रही है। फिर डिस्कशन आती है एक रिजिड बॉडी की। अ रिजिड बॉडी इज़ अ बॉडी दैट मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन इट्स कंसेक्यूटिव पार्टिकल व्हेन अ डेफिनेट लोड इज़ अप्लाइड टू इट। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है एनईटी का कि व्हेन अ लोड इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल डज नॉट चेंज देन द बॉडी इज़, नीचे ऑप्शन लिखी हुई थी तो उसके अंदर ऑप्शन कौन सी हो जाएगी रिजिड बॉडी। फिर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ अ बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ, या द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व अ बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो आर ऐसे मैग्नीट्यूड के साथ आ जाता है। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है, ज़ीरो। और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्म ट्रू एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, बट दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, होती तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं, लेकिन ये कभी भी एक बॉडी पे एक्ट नहीं करती, ये डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती हैं। सही है, ताकि वो रिवॉल्व करती रहे उसके अंदर। अगर एक ही बॉडी पे ये एक्ट कर गई वो तो उसको स्टॉप कर देगी, उसका मोशन रोक देगी। तो इस वजह से ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं, लेकिन सेम बॉडी की नहीं है, डोंट एक्ट ऑन सेम बॉडी। फिर आती है बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? Moment of inertia is a property of a body that is offered by a rigid body against an angular motion। जिस तरह हमने लीनियर मोशन के अंदर इनर्शिया पढ़ा था ना, उसी तरह एंगुलर मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दोनों इनर्शिया ही। लीनियर मोशन के अंदर क्या होता था कि अगर मैं एक बॉडी है ऐसे स्ट्रेट पाथ में जा रही थी, मैंने इधर से उसको फोर्स इधर से उसको हिट किया ऐसे करके, स्ट्रेट पाथ में जा रही थी, इधर से मैंने एक और फोर्स है, वो चाहेगी कि मैं इस मोशन में जाऊं, लेकिन उसकी इस रेजिस्टेंस की वजह से वो फुल इस डायरेक्शन में जाएगी, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी ऐसे करके। और अगर उसके अंदर के बंदों की बात करें, अगर एक कार के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है ऐसे करके और वो इस मोशन में जा रहा है, ब्रेक सप्लाई हुई, ब्रेक की वजह जाना तो उसको पीछे चाहिए, लेकिन वो आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है अपने मोशन को। इसी तरह इसी रेजिस्टेंस में, यही रेजिस्टेंस जब एंगुलर मोशन में आती है, एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ एक ऐसे सर्कल के अंदर, और वो रिवॉल्व कर रही है ऐसे। अब इस रिवॉल्वेंस के अगेंस्ट जो उसको हिंड्रेंस मिलनी है वो कौन सी होएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू एम आर स्क्वायर। एम किधर क्या है, मैस, आर क्या है, रेडियस, और एम इधर वो वाला मैस है जो इनर्शिया के अंदर हम कहते नहीं थे, द ग्रेटर द मैस द मोर द इनर्शिया, इसके अंदर भी वही बात है, लेकिन इसके अंदर रेडियस भी आ जाता है। द ग्रेटर द मैस द मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट इट इज़ मेजरली अफेक्टेड बाय द रेडियस। जितना बड़ा रेडियस होगा उस सर्कल का उतना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर कोई ट्रक एक छोटे रेडियस के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और अगर बड़े रेडियस के अंदर किसी बड़े गोल चक्कर के ऊपर रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स क्या होते हैं, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, एक चीज़ ऐसी है जो जिस पे ये डिपेंड करता है जो कि इसके फार्मूला में नहीं है। वैसे तो हम डिपेंडेंस ज़्यादातर फार्मूला से निकाल लेते हैं कि ये फार्मूला में आ रहा है तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। एक तो वो करता है मैस के ऊपर, दूसरा वो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस अबाउट इट्स एक्सेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि अगर हम अंडे की बात करें ना, अगर अंडा है उसके अंदर फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड अंडे के अंदर, तो फ्लूइड आप इधर उधर मूव करता है। अगर हम इस अंडे को ऐसे रोटेट कराएं ना, रोटेट, तो ये थोड़ी देर के बाद जल्दी रुक जाएगा क्योंकि फ्लूइड की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। लेकिन अगर इसी अंडे को मैं बॉयल कर दूं तो वो रिजिड हो जाएगा, थोड़ा सा रिजिड होने से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी खासी हो जाएगी, हर जगह उसका मैस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा इक्वली। अब जब मैं इसको रिवॉल्व करूँगा तो ये काफ़ी देर तक रिवॉल्व करता रहेगा, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इफेक्ट होता है उसकी रोटेशन में, और वही इफेक्ट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मेजर के अंदर रोल प्ले करता है। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और कहाँ कहाँ यूज़ है वो देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क में भी यूज़ होता है। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये एनालॉग किसके है, न्यूटन सेकंड लॉ के। ये इक्वेशन इट इज़ एनालॉग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन जो है F इक्वल्स टू एम में। अब इधर से हमें क्या एनालॉग क्या मिल रहा है, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, A लीनियर एक्सेलरेशन, M अगर ये बात करें तो ये दिस इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन, I इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर मोशन, F ये है द अफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी, और T ये अफेक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी। वो टॉर्क है, वो फोर्स है एक दूसरे के एनालॉग सेम चीज़ों से प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज़। अब मैं कुछ ऐसी बॉडीज़ बताऊंगा जिनका मूवमेंट, मतलब हर बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। सबसे पहले बात करते हैं हूप या फिर सिलेंड्रिकल शेल। हूप क्या होता है, हूप एक ऐसा गोल होगा, उसके बीच के अंदर हॉलो होगा वो ऐसे। हूप या फिर रिंग की भी हम बात करें, रिंग और हूप एक ही चीज़ है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। फिर बात आती है सॉलिड सिलेंडर कि यही चीज़ होगी, बस अंदर से हॉलो नहीं होगा, पूरा फील्ड होगा। सॉलिड सिलेंडर या डिस्क एक ही चीज़ है, दो नाम है इनके, डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर। फिर आता है दो तरह के स्फेयर होते हैं, एक होगा सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर कौन सा होगा, जो अंदर से फील्ड होगा ऐसे, उसका होगा 2/5 mr स्क्वायर। और फिर आएगा होलोस्फेयर। होलोस्फेयर जो अंदर से खाली होगा, होलोस्फेयर का कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर। अब ये मैंने बताया क्यों इसका आगे यूज़ आना है, हमने फाइंड करना है कोई एक चीज़। फिर वो थोड़ा आगे टॉपिक है, अभी आता है एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह हर चीज़ जो कि लीनियर के अंदर थी उसका एनालॉगस है एंगुलर के अंदर। जिस तरह हमने मोमेंटम पढ़ा था mv, ये होता है मोमेंटम। इसी तरह अगर हम इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करा दें, r क्रॉस p, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो ये एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा r क्रॉस p। ऐसे एंगुलर मोमेंटम के अंदर ज़्यादातर चीज़ों को, उनके एनालॉग को r से मल्टीप्लाई, r से क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर हमें एंगुलर मोमेंटम वाली चीज़ मिल जाए, एंगुलर वाला कंपोनेंट मिल जाता है। जैसे इसके अंदर हमने r से क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम। इसको अगर हम लंबा मतलब ओपन करके लिखें तो ये हो जाएगा mvr। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। जैसे इसको मैं अगर लिखना चाहूँ कैसे लिखूँगा,
ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है एंगुलर वेलोसिटी। अब ये हमें एक चीज़ बताता है, जिस तरह हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी तरह एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो हमें क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन या जो भी बात है सेम रहता है। इसका क्या मतलब है, I1 1 2 2, इसका मतलब है कि इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास इनर्शिया बढ़ेगा तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इनर्शिया कम हो जाएगा। यही वजह है कि अगर आप ओवन के अंदर देखो, अगर आप 10 kg का पानी को ओवन के अंदर हीट कर रहे हो तो उसकी जो नीचे प्लेट होएगी उसकी स्पीड ज़्यादा होएगी, लेकिन अगर आप स्पीड उसकी कम होएगी। लेकिन अगर आप वही 1 kg का वाटर को ओवन के अंदर डाल के हीट करो तो नीचे प्लेट की स्पीड थोड़ी तेज़ होएगी। यही वजह है इसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आई बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको मेंटेन रखना है पहले और बाद में। आई को अगर मैं बड़ा कराऊंगा, डब्ल्यू को मैं छोटा कराना पड़ेगा। डब्ल्यू को अगर मैं बड़ा करा रहा हूँ तो मुझे वेट कम लेना पड़ेगा। समझ लगी है? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आई अगर मैंने कम किया इसका यही मतलब है कि मैंने वेट कम किया। इसका मतलब ये भी हो सकता है अगर मैंने आई कम किया तो मैंने उसकी मैस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी कर दी है। जैसा कि अगर एक डाइवर है, जब वो स्विमिंग पूल में छलांग मारता है तो वो अपने आप को कर्ल कर लेता है, ऐसे रोटेट कर लेता है। इसका क्या मतलब है, उसने अपना मैस कम कर लिया? ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि उसने अपनी मैस डिस्ट्रीब्यूशन एक फ़ाइन उसमें कर लिया है कि अब वो आसानी से रोटेट कर सकता है। इससे करने से उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सही है ना? तो आई कम करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने उसका मैस कम कर दिया। मैं उसकी मैस डिस्ट्रीब्यूशन उसके एक्सिस के ऊपर अच्छी कर सकता हूँ, उससे भी मेरा आई कम हो जाएगा। जितनी आई मैस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होएगी उतना आई कम होगा। जितनी मैस डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी होएगी, जिस तरह मैंने अंडे की एग्जांपल बताई थी, जब वो उबला हुआ नहीं था तो उसकी मैस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अजीब थी तो उसका आई बहुत ज़्यादा था, तो आई इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि आई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि याद रखना है, ये हर जगह अफेक्ट करेगा। फिर एक कंडीशन है कि मैंने जो भी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया बताया था कुछ ऑब्जेक्ट्स के, रिंग, डिस्क और वो, एक मैंने लिया डिस्क और एक ली मैंने रिंग, उसको मैंने फॉल कराया ऐसे एक इंक्लाइंड सी पाथ के ऊपर। एक डिस्क है, एक वो है। अब जब वो नीचे आ रहा होगा, अब उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन भी है, रोटेशनल एक्सेलरेशन भी। कैसे? एक तो वो ऐसे भी रोटेट कर रहा है और एक वो सीधा भी आ रहा है। सही है? अब उसके पास दोनों हैं। जब दोनों आएंगी ना तो इसका इफेक्ट उसकी स्पीड पे पड़ जाएगा, क्योंकि जो हुप था उसका mr² था और जो डिस्क था उसका ½ mr² था, जिसकी वजह से उन दोनों की वेलोसिटी में फ़र्क आ जाएगा। जो हुप की वेलोसिटी आएगी वो आएगी GH और जो डिस्क की आएगी वो आएगी √4/3 GH। ज़्यादा कौन सी हुई? ज़्यादा हुई डिस्क की। डिस्क की ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि उसका जो था डिस्ट्रीब्यूशन मैस की बहुत अच्छी थी, हॉलो नहीं था अंदर से, जबकि हुप अंदर से हॉलो था, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होएगी। ऐसी रोटेशन जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व हों तो वो फ़र्क डालेंगी। अगर सिर्फ रोटेशनल होती तब भी फ़र्क पड़ता, तब क्या फ़र्क पड़ता? और अगर सिर्फ लीनियर मोशन होता तब कोई फ़र्क ना पड़ता। तो तब क्यों फ़र्क ना पड़ता? क्योंकि उन दोनों का मैस भी सेम हम ले रहे हैं, उन दोनों का रेडियस भी हम सेम ले रहे हैं। लीनियर मोशन के अंदर कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन जब एंगुलर मोशन आया तो उसकी स्पीड में फ़र्क आ गया। फिर मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल सर्कल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैंने बस 4 चीज़ें बतानी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट को अगर मैंने सर्कल के अंदर रोटेट कराना है, वो भी वर्टिकल सर्कल, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड होती है बॉटम पॉइंट पे, सबसे कम उसकी स्पीड होती है इस पॉइंट पे, और इन 2 पॉइंट पे उसकी स्पीड सेम होती है। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे उसकी स्पीड होती है √GR, सबसे नीचे होती है √5GR, इधर होती है √3GR, इधर भी √3GR। ऐसे उसकी स्पीड वेरी करती है। अगर इतनी स्पीड ना हो ऑब्जेक्ट की तो वो सर्कल के अंदर कभी भी रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर उसकी स्पीड इससे कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल इससे उसकी स्पीड कम थी, तो वो यहाँ तक जाएगा और यहाँ से बीच में गिर जाएगा।
ये नहीं कि आगे जाएगा, यहाँ से ही उसका वो कैंसिल होकर वो बिल्कुल अपनी लूज़ कर देगा। और अगर उसकी स्पीड इससे ज़्यादा हो जाती है फिर क्या होगा, फिर वो उसके टेंजेंट, अगर ये ऐसे वो रिवॉल्व कर रहा था, ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, यहाँ पे आके उसकी स्पीड इस 3√3 से ज़्यादा होगी तो वो टेंजेंट टू द मोशन निकल जाएगा बाहर, ऐसे करके। समझ लगी? फिर आता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है? जब हम किसी एंगुलर मोशन के अंदर गाड़ी को रोटेट कराते हैं, जैसे एक गाड़ी है वो राउंड अबाउट के अंदर मूव कर रही है, तो उसको मूव करने के लिए अपने टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन चाहिए होती है। अब क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में कर रही है तो उसको फ्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। अब थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्शन उसको रिक्वायर्ड है, लेकिन टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो इतनी नहीं है कि वो उसको उतनी फ्रिक्शन दे जो उसको रिवॉल्व करा दे पूरे उसके अंदर। इस मैटर को हम रिजॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग क्या होती है? हम बाहर वाली साइड रोड की थोड़ी सी उठा देते हैं और अंदर वाली साइड थोड़ी सी नीचे कर दें, जिससे क्या होता है रोड थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाती है ऊपर को, जिसकी वजह से रोड थोड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देती है, थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्शन देती है, जो कि हेल्प कराती है उसको रिवॉल्व करने के अंदर। और कितने एंगल से हमें उसको उठाना चाहिए, कितना हमें उसको लिफ्ट करना चाहिए कि हमें उस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तक हमें फ्रिक्शन मिल जाए, उसके लिए फार्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू v² rg, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v² ओवर rg। अब v² वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होएगी, r रेडियस ऑफ द जिसके गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है, और g हमें पता है 9.8 होती है। और अगर हमने वेलोसिटी निकाली होगी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए इस एंगल पे, तो हम ऐसे निकालेंगे v² इक्वल्स टू √gr tan थीटा स्क्वायर, नहीं ऐसे। सही है? ये कुछ ऊपर से मैंने बता दिया क्योंकि इसके अंदर यही आता है, फार्मूला ही पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है वेरिएशन ऑफ जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ केसेस हैं, जी वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, जी कभी कांस्टेंट नहीं होता। जो हम पढ़ते हैं ना जी कांस्टेंट है, वो हम पढ़ते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे कांस्टेंट है। ये नहीं समझ लेना कि हर जगह ही कांस्टेंट होता है, जी हर स्पेस में हर जगह डिफरेंट होता है, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ पे वो 9.8 ही रहता है। अगर हम ज़्यादा सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चले जाएँ तब जी कम हो जाएगा, अगर सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे चले जाएँ तब भी जी कम हो जाएगा। और अगर हम अर्थ पे भी कुछ ऐसे पॉइंट पे चले जाएं, क्योंकि अर्थ हमारी वो नहीं है, सफ़ेर नहीं है पूरी, अर्थ हमारी इलिप्टिकल है, कहीं से उसका रेडियस ज़्यादा है, कहीं किस पॉइंट पे कम है। जैसा कि अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस ज़्यादा होता है, और अगर पोल की बात करें तो पोल पे अर्थ का रेडियस कम होता है। तो इन दोनों पे भी जी डिफ़र करता है। जी इक्वेटर आर पे क्योंकि इक्वेटर पे क्योंकि आर ज़्यादा है तो इक्वेटर पे जी कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया जी कम होगा। जी का इन्वर्स रिलेशन है उसके मिड पॉइंट के साथ। मिड पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट से जितना ज़्यादा आप दूर जाते रहोगे जी उतना कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जी हमारे पास अर्थ या किसी भी प्लैनेट के अंदर प्रोड्यूस कैसे होता है? जी प्रोड्यूस ऐसे होता है जब कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो जी प्रोड्यूस करता है। इसी बात को कंसीडर करते हुए ना हम लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर भी ग्रेविटेशन प्रोड्यूस कराई है, क्योंकि जब हम स्पेस में जाते हैं हमें ग्रेविटी नहीं मिलती ना, तो हमने यही देखते हुए कि प्लैनेट्स के अंदर ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने वही चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर। हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जब अपने अराउंड रोटेट कराया तो उसके अंदर भी ग्रेविटेशन आने लग गई। वो कैसे आती है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाले टॉपिक में बताऊंगा, अभी ये इस टॉपिक को ही एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जी का फार्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमने वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन हो तो जी का फार्मूला ऐसे निकलता है 4/3 पाई, और ये है, और जी और आर। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर है रेडियस, ये है डेंसिटी, ठीक है, और 4/3 पाई ये हमारे पास वॉल्यूम के फार्मूले से आता है।
फिर वेरिएशन इन जी कैसे पैदा होती है, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते रहे तो जी कम कैसे होता है, तब अगर हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तब जी का फॉर्मूला होता है जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ये एच है, जितना हम हाइट उसकी सरफेस से आर से ऊपर जाएंगे उतना एच, और यहाँ पे स्क्वायर आता है, तब ये फार्मूला होता है। और जितना एच बढ़ता रहेगा उतना जी कम होता रहेगा। उसके बाद आता है अगर हम सरफेस के अर्थ से नीचे जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, तब जी का क्या फार्मूला आता है, तब जी रिप्रेजेंट होता है इस तरह, जी इंटू 1 माइनस डी ओवर आर। डी क्या है इसमें, डेप्थ जितना हम नीचे जाएंगे उतनी यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देंगे। सही है। उसके बाद as we go above the surface of the earth the value of g decreases because g is inversely proportional to 1 over r square। फिर आता है पोल और इक्वेटर की बात। पोल अर्थ इस तरह है, इस तरह मैं इतनी भी इस तरह नहीं है, बड़ी अगर हम करेंगे तो हमें इतना सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं छोटा सा बनाऊं तो इस तरह है अर्थ। अब ये पोल है हमारा और ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये पोल है। पोल पे रेडियस छोटा है आर, इक्वेटर आर पी इज स्मॉलर देन आर क्यू, जिसकी क्या वजह से जी पी इज़ ग्रेटर देन जी इक्वेटर। जिससे क्या फ़र्क पड़ता है, जिससे फ़र्क हमारे पास ये पड़ता है जी पोल पे ज़्यादा हो गया तो वेट इंसान का पोल पे ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। ये क्वेश्चन आता है कि वेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट इक्वेटर विल बी लेस देन और ग्रेटर देन पोल, तो ये हमेशा कम होता है। इक्वेटर पे वेट कम हो जाता है, जैसे ही हम पोल पे जाते हैं हमारा वेट बढ़ जाता है। सही है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और हमारा इक्वेटर का रेडियस पोल के रेडियस से कितना ज़्यादा बड़ा है, इक्वेटर का रेडियस पोल के रेडियस से तकरीबन 21 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है, 21 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो अभी मैं बात कर रहा था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सबसे पहले तो क्रिटिकल वेलोसिटी इसकी कितनी होती है और कैसे आती है। क्रिटिकल वेलोसिटी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करने के लिए जितनी वेलोसिटी सैटेलाइट को चाहिए होती है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। वी से रिप्रेजेंट होती है, अंडर रूट जी आर उसका फार्मूला होता है, और ये होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर सैटेलाइट के अंदर हमने जब ग्रेविटी प्रोड्यूस करानी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर, तो हम उसको एक फ्रीक्वेंसी से रोटेट कराते हैं। वो कितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कराएंगे, तो उस फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। इस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कराएंगे तो उसके अंदर ग्रेविटी प्रोड्यूस होएगी। और पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से निकली थी, उसका पीरियड होगा 84 मिनट्स। मतलब वो 84 मिनट के अंदर अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी अर्थ के अराउंड। सही है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसे ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट इक्वल्स टू पीरियड ऑफ अर्थ हो जाता है, मतलब उसका पीरियड भी 24 आवर्स हो जाता है। और ऐसे ऑर्बिट्स को हम एक और नाम भी देते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स को हम कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट्स। पार्किंग ऑर्बिट्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ के रोटेशन के साथ वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं, तो हम जब भी उनको देखते हैं तो हमें एक ही पोजीशन में नज़र आते हैं। जिस तरह अगर वो रोटेट कर भी रहा है तो साथ साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं। अगर मेरे ऊपर अगर एक सैटेलाइट है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, वो एक ख़ास वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, लेकिन उसी ख़ास वेलोसिटी से अर्थ भी तो रोटेट कर रही है। अगर वो इधर था और अर्थ भी, मैं इधर हूँ, वो इधर पहुंचा, अर्थ भी रोटेट करके इधर पहुंच गई, उसके लिए तो ये स्टेशनरी है। तो इस वजह से इस पॉइंट को हम पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं, इस ऑर्बिट को हम पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। फिर आते हैं रियल और अपेरेंट वेट। रियल वेट क्या होता है, रियल वेट वो वेट होता है जो कि ग्रेविटी को अफेक्ट नहीं कराता, जो कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और उसकी एक्सेलरेशन पे अफेक्ट नहीं करता। और अपेरेंट वेट वो वेट होता है जो कि हम किसी बैलेंस, टॉर्शन बैलेंस को किसी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रखें तो हमें देता है। मतलब अगर मैं एक बॉडी है ऐसे,
उसको मैंने टॉर्शन बैलेंस से पकड़ा, वो वेट जो इसको नीचे गिरने ना दे, जो इसकी टेंशन बन जाए, ऐसा वेट जो इसको पकड़ के रखे, उस वेट को हम अपेरेंट वेट कहते हैं। और वो जो इसका अपना वेट है वो इसका रियल वेट है। रियल वेट रिप्रेजेंट होता है mg से, और अपेरेंट वेट रिप्रेजेंट होता है g + a/m। ये मैं अभी बताता हूँ ये चीज़ क्या है। इसको बताने के लिए हमें एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। एक बॉडी है जो कि एलिवेटर में खड़ी है और हमने उसको ऐसे टॉर्शन बैलेंस से एक एलिवेटर में खड़ी है। अब खुद ही सोचो, जब एलिवेटर नीचे आ रहा होगा तब इसके अंदर जो स्ट्रेंथ इसने नीचे खींची हुई थी वो इसको, फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही अगर ले लो, आपने एक हाथ में इस तरह टॉर्शन बैलेंस से एक चीज़ पकड़ी हुई है, आप उसको हल्का झटका देते हो नीचे की तरफ तो उसमें लचक नहीं आती, वो थोड़ा सा ऊपर नहीं जाता ऐसे। तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने का क्या मतलब है, इसकी टेंशन कम हो रही है, टेंशन कम हो रही है, अपेरेंट वेट कम हो रहा है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं g - a/m। जब एलिवेटर नीचे आ रहा होता है, जब एलिवेटर ऊपर जा रहा होता है तब इसका वेट बढ़ जाता है, g + a से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो कंडीशंस हैं। एलिवेटर ऊपर जाता है तब वेट बढ़ता है। वेट कैसे बढ़ता है, जितनी एक्सेलरेशन होगी उतना वेट बढ़ेगा, और जब नीचे आएगा वेट कम होगा। क्वेश्चन आता है, इफ़ एन एलिवेटर इज़ मूविंग विद एन स्पीड ऑफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 देन व्हाट इज़ द अपेरेंट वेट। तो g10 है, 2 वो हो गया और उसका मैथ था 20, सही है। तो ये हो गया 12 × 20, 240 kg आ गया उसका अपेरेंट वेट। और वो पूछता है रियल वेट कितना है, तो ये तो 200 ही होगा। तो जब एलिवेटर ऊपर जा रहा था तब उसका वेट 240 पे चला गया। जब एलिवेटर नीचे आ रहा था तो उसका वेट कितने पे आ गया, 8 × 20 160। फ़र्क आ रहा है ना। लेकिन ये फ़र्क हमेशा किस पे डिस्प्ले होगा, जो हम जिससे हम मैयर करें। कोई मशीन अगर हमने हाथ में पकड़ी हुई है उस पर ये शो होगा 240 160, वैसे हमें नहीं पता चलेगा ना। अगर आप ऊपर जा रहे हो ना एलिवेटर के अंदर बैठ के, तो आपके पेट में कुछ होता है तो आपका वेट असल में कम हो रहा होता है, या नीचे आ रहे हो। और हमेशा कौन सा वेट होता है, अपेरेंट वेट। रियल वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, जहाँ मर्जी चले जाओ। अपेरेंट वेट 0 भी हो सकता है। अपेरेंट वेट इक्वल्स टू रियल वेट कब होता है, अब अगर वो कहता है इफ़ एलिवेटर इज़ गोइंग अप विद एन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5। बच्चे इधर कंफ्यूज ना हो जाएंगे, वेलोसिटी है, पहले तो वो एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी वाली वैल्यू डाल के सॉल्व कर दें। ये नहीं करना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है रियल वेट इक्वल्स टू अपेरेंट वेट है। अब अपेरेंट वेट 0 कब हो जाता है, अपेरेंट वेट 0 तब होता है इस स्टेट, जब वो 0 होता है, इस स्टेट को हम कहते हैं वेटलेसनेस। और वो 0 कब होता है, जब उसकी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की जिसके अंदर वो पड़ा था, हम उसकी अपेरेंट वेट मेजर करते हैं, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए, g इक्वल्स टू g हो जाए। g - g एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा। और अपेरेंट वेट 0 तब कब होता है, जब हम स्पेस में चले जाते हैं ना, तब बाहर की g 0 हो जाती है, स्पेस के अंदर यही g 0 है, तो इस वजह से अपेरेंट वेट 0 हो जाता है, सही ना। उसके बाद अपेरेंट वेट की बात होगी। उसके बाद आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो एक ऑब्जेक्ट को चाहिए होती है ऑर्बिट के अंदर रोटेट करने की। उतनी वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो वो ऑर्बिट में रहेगा, उससे कम होएगी तो वो एक तो उसकी ग्रेविटेशन की वजह से उसके अंदर आके गिर जाएगा, उससे ज़्यादा होएगी तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट से। अब अगर किसी हमने ऑर्बिट को टारगेट करना हो, जैसे जो हमने जियोस्टेशनरी ऑर्बिट को टारगेट करना था, तो हम उसके लिए वेलोसिटी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, कितनी वेलोसिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो उसकी वेलोसिटी ऐसे निकलती है, ठीक है। और जो ये आर है, या ऐसे लिख लो आर, ये आर होता है आर प्लस एच, छोटा रेडियस ऑफ द अर्थ और हाइट जिस पे वो ऑर्बिट प्रेजेंट है, सही है। फिर आता है जियो स्टेशनरी, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसी सैटेलाइट जो कि अपनी पोजीशन चेंज ना करें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और वो अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करें 24 आवर्स के अंदर, सही है। 24 आवर्स। एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितनी सैटेलाइट्स हो सकती हैं, 3, और उनका एंगल कितना होता है, आपस में इंटरवल कितना होता है, 120 डिग्री का।
और हमने अगर रेडियस फाइंड करना हो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का तो कैसे फाइंड करते हैं, r इक्वल्स टू GMT² डिवाइडेड बाय 4π² 1/3। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहते हैं, ये 3 है, T² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इधर से काफ़ी चीज़ों का वो भी निकल आता है। वो कहता है कि अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया तो t कितना हो जाएगा। रेडियस डबल करने का क्या मतलब है, डबल किया ना तो इसको की पावर 3 लेनी पड़ेगी, 8 टाइम्स हो जाएगा। अब t कितना होगा, t क्योंकि स्क्वायर में है तो इसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, तो 8 2 √2 का फ़र्क पड़ेगा उसके। अगर बात करें टाइम पीरियड की, अगर रेडियस की बात करें तो इतना, और टाइम पीरियड की बात करें तो डिवाइडेड बाय 2 √2। समझ लगी। तो यहाँ पे हुआ है ये चैप्टर पूरा सही है, इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये, काफ़ी इसके अंदर सीखने वाली चीज़ें थी, काफ़ी नई चीज़ें आप लोगों को पता चली होंगी, जैसे कि ये वाला जो रिलेशन है ना T² डायरेक्टली r³, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है, क्या नाम है, रिलेशन। क्योंकि अगर वो इसके अंदर सवाल आता है कि टाइम पीरियड कितना था, अगर अर्थ और सन के दरमियान लेंथ l थी और हमारे पास 1 साल का टाइम पीरियड 365 डेज़ था, वो कहता है ये लेंथ चेंज होगी अब 2l पे, तो अब कितना फ़र्क पड़ेगा। जब ये 2l पे चेंज होगी हम इसको √2 कर देंगे और इसको √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ऐसे सही है। इसको √2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो उतना अब टाइम पीरियड हो गया 365। इसका आंसर है 1032 डेज़ हो जाएंगे। अब 1 साल होने में हमें कितना टाइम लगेगा, पहले 1 साल में लगता था 365, अब लग रहा है 1032 दिन। टाइम पीरियड उसका ज़्यादा हो गया, किस वजह से, हमने उसका बस रेडियस ज़्यादा की, लेंथ ज़्यादा की, तो हमारे पास टाइम पीरियड बढ़ गया। और ये वाला क्वेश्चन 1032 रिपीटेड क्वेश्चन है, NET1 NET2 NET3 ECAT2 सब पेपर्स के अंदर आया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। इसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो सकती हैं, वैल्यूज़ चेंज हो तो आपने उसके लिहाज से अपना चेंज कर लेना है। जैसे इसके अंदर मैंने जब 2 बताया तो ये आया, अगर कोई और आ जाए, जैसे आता है 4 के ऊपर, हाँ 4 क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 4 आएगा ना, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और जब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8 × 365, या जो भी हमारे पास। वो कहता है कि उसका टाइम पीरियड, अगर उसने टाइम पीरियड खुद ही दे दिया, टाइम पीरियड उसने दे दिया 2 दिन, तो ये 16 डेज़ हो जाएगा बाद में। कितना फ़र्क पड़ गया, 2 दिन से 16 दिन पे चला गया, तो ये काफ़ी इफेक्ट डालता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था भाई। इसकी प्रैक्टिस के MCQs में भेजूँगा, वो करने हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों का इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा।